हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी 2025 में कोई भी एग्जाम टारगेट करने वाले हैं, वो एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ या आने वाले कोई और एग्जाम को टारगेट करेंगे जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। कई सारे कैंडिडेट्स के डाउट होते हैं कि मैम मेरा जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन से ईयर का जो सर्टिफिकेट है ये सबमिट करना है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारे डाउट्स इस सेशन में मैं आपके कवर करने वाली हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन को पूरा देखना। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं है, ये हर पोस्ट के लिए है जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के बारे में। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आपको पता है कि जून में एसएससी ने बोला था एज पर द कैलेंडर कि हम सारे नोटिफिकेशन मेजरली जून में रिलीज कर देंगे। और ऐसा एसएससी कर भी रहा है। हम सीजीएल की बात करें या फिर हम स्टेनो की बात करें या हम सीएचएसएल की बात करें या फिर हम अभी एमटीएस की बात करें, तो एसएससी ने कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिए हैं। बट अगेन अगर आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट से पहले इंपॉर्टेंट है कि जो आप ईमेल एड्रेस यूज करेंगे या जो आप फोन नंबर यूज करने वाले हैं वो एकदम करेक्ट फोन नंबर और ईमेल एड्रेस यूज करना। इसके पीछे का कारण ये है कि एसएससी के पास आपके साथ कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो वो आपको कोई मेल भेजता है या फिर वो आपको जो फर्दर इंफॉर्मेशन होती है वो फोन नंबर के थ्रू मैसेज पे बताया जाता है। तो कई केसेस में देखा गया है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि साइबर कैफे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और वहां पे साइबर कैफे वाले भैया का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं या उनका फोन नंबर यूज कर लेते हैं, या कोई ऐसा फोन नंबर यूज करते हैं जो बंद हो जाता है, या फिर कोई ऐसा ईमेल एड्रेस यूज करते हैं जो जिसका वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि इनसे क्या होगा कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है या आपके सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मैम कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे, ठीक है, चाहे आप सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे या सीएचएसएल का कर रहे होंगे या एमटीएस का या स्टेनो का, तो आपको मैं सबसे ज्यादा क्लियर वर्ड्स में ये बताना चाहती हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको कोई पीडीएफ अटैच नहीं करना, ना आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट लगानी है, ना ही आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट लगानी है, ना ही आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ना ही आपको कोई और आईडी लगानी है। बट आपने क्या करना है, अगर आप एसएससी के फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको एक बार ओटीआर करना होगा। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आप आधार कार्ड से करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आधार कार्ड से नहीं कर रहे हैं तो आप अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड से कर सकते हैं या फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट दी हुई है एसएससी के द्वारा उनसे कर सकते हैं। बट अगेन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो एसएससी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते टाइम आपसे मांगता है कि प्लीज इसको अटैच कीजिए। एसएससी सिर्फ आपसे लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए बोलता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, और वो भी आपको लाइव कैप्चर करना होता है। एक सिग्नेचर होता है जो आपको व्हाइट शीट पर करके उसको अपलोड करना होता है, जो भी रिक्वायर्ड साइज दिया होता है। बट सवाल आता है फिर मैम फिर हमें ये डॉक्यूमेंट्स रेडी क्यों करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी इसलिए करने हैं क्योंकि देखो अगर आप सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता में लिखोगे कि आपने 12th क्लास पास की हुई है, ठीक है। इसके अलावा जब आप सीएचएसएल को या सीजीएल को या किसी और भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको अपना बर्थ प्रूफ क्या देना होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका प्रूफ आप अपना 10th क्लास की मार्कशीट देते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे नहीं मांगी जाती, बट आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे, जब आपके टीयर 1 टीयर 2 एज पर द टारगेट पोस्ट कवर क्लियर हो जाएंगे, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आपसे मांगा जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपके रेडी होने चाहिए और बिल्कुल सही होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे वही इंफॉर्मेशन डालना जो आपके 10th क्लास जो आपके 10th की मार्कशीट में होगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या नेम प्रूफ की तरह कंसीडर किया जाता है। और 12th ये आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। सीजीएल के केसेस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में।
तो कास्ट कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि रिजर्वेशन होल्डर होते हैं, या आप ओबीसी हो सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, आप एससी एसटी कैंडिडेट हो सकते हैं, आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर आप जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो सकते हैं। अब इन केसेस में क्या होता है कि आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, और ये भी आप कब करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे इनका नंबर मांगा जाता है, या फिर आपसे आपकी कैटेगरी बोली जाती है कि आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल किया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल किया है और आपने अपनी कैटेगरी डाली है ओबीसी, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बट अगेन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो आपको अपना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा अथॉरिटीज के सामने। ठीक है, तो अगेन ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे सिर्फ आपको चूज करना है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अब सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा डाउट देखा जाता है, मैम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो हर एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, जो आप डिटेल नोटिफिकेशन देखोगे, चाहे वो आप एमटीएस का देखोगे या सीएचएसएल का देखोगे या सीजीएल का देखोगे या अदर एग्जाम का, एसएससी ने ना फॉर्मेट दिया हुआ है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट इसी फॉर्मेट में चाहिए, हमें आपका सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या फिर आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो एसएससी के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है प्लीज वही लेकर जाइएगा। अब ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, कि आप किसी भी पोस्ट का डिटेल नोटिफिकेशन उठा लो, वहां पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कई केसेस में स्टूडेंट कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये जो सर्टिफिकेट है हमारे, ये इशुइंग अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए सेंटर होनी चाहिए या फिर स्टेट होनी चाहिए। अब आप एसएससी लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जो कि सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, तो आपके सर्टिफिकेट सेंटर से ही अप्रूव्ड होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ केसेस में यहाँ पे बोला जाता है कि मैम कितना पुराना होना चाहिए। देखो, नॉट ओल्डर देन 3 इयर्स में इसलिए बोल रही हूँ, देखो कई केसेस ऐसे होते हैं सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं, तो जहां पे वैलिडिटी दी होती है कि आपकी वैलिडिटी 5 साल की है सर्टिफिकेट की, या फिर 10 साल की है। अगर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो प्लीज उसको रिन्यू करवा लेना। रिन्यू करवाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, आप अपना वही सर्टिफिकेट लेकर जाओगे और बोलोगे कि प्लीज इसको रिन्यू कर दो, या आप अपने मजिस्ट्रेट ऑफिस जाकर करवा सकते हैं, या फिर अपने तहसीलदार के पास जाकर करवा सकते हैं। बट अगेन कुछ केसेस में अगर नहीं है, ठीक है, वो इट मीन कि उसकी वैलिडिटी है, बट मेक श्योर करना कि आप उसको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा दो। 3 साल पुराना, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 22 के आसपास के हो, 22 के हो, 23 के हो, वो रिन्यू भी हो जाता है इजीली। अब यहाँ पे सवाल आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना क्रूशियल डेट के बारे में दिया हुआ है। आप चाहे एसएससी सीजीएल का फॉर्म देखोगे, या फिर आप डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर रही हूं मैं, या फिर आप सीएचएसएल का देखोगे, या आप कोई और एग्जाम का देखोगे जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, वहां पे एक क्रूशियल डेट के बारे में बोला है कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग कुछ बात की गई है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, और कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्रूशियल डेट क्या वैलिडिटी है। तो सबसे पहले क्रूशियल डेट वैलिडिटी नहीं है। क्रूशियल डेट का मतलब है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, और ओबीसी में आपको पता है कि 2 सब डिवीजन है, एक है क्रीमी लेयर, एक है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर पे है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट अगेन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो अगेन बोला है कि जिस समय तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी एमटीएस की लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 24 जुलाई है, तो 24 जुलाई तक आपकी जो कास्ट है, ठीक है, आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, इस लिस्ट को भी रिवाइज करती रहती है कि कौन सी कास्ट नॉन क्रीमी लेयर में आएगी, कौन सी कास्ट क्रीमी लेयर में आएगी। तो अगर 24 जुलाई तक 2025 तक आपकी कास्ट नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रूशियल डेट है इसका मतलब है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको बिलोंग करना है अपनी कैटेगरी से टिल द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्टिफिकेट की कोई डेट है या सर्टिफिकेट की कोई क्लोजिंग डेट है या वैलिडिटी नहीं। यानी कि अगर आप 24 जुलाई, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है किसी एग्जाम की, एसएससी एमटीएस की, तो उससे पहले अगर आपकी कास्ट एनसीएल के अंदर आती है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये क्रूशियल डेट बोली गई है। आई होप ये डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ओबीसी क्रीमी लेयर की कंडीशंस यहाँ पे बोली गई है। तो वो कैंडिडेट जो ओबीसी से अप्लाई करेंगे
दे डू नॉट फॉल अंडर द क्रीमी लेयर। आप क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए, ठीक है, आप नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए, तभी आप जो है रिजर्वेशन ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको अपने सर्टिफिकेट, चाहे आप ओबीसी से हैं, एससी है, एसटी है, या फिर अदर किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगी उनके सामने आपके सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने होंगे। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे नंबर लेकर आओ या फिर ना लेकर आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने सही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं किए। तो आपके लिए आपके डॉक्यूमेंट सही होना बहुत जरूरी है अगर आप सिलेक्शन की जो एक सीडी है उसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहते हैं। एंड इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का भी बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि मैम मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। तो आपके पास आपका वैलिड इनकम एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होना चाहिए, 25-26 का। ये किसके बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि 26 तो अभी खत्म होगा नेक्स्ट ईयर, तो ये बेसिस पे बनेगा 24-25 के। और यहाँ पे आपको जो है डिपार्टमेंट डीओपीटी के द्वारा जो 31/1/2009 पे इशू की गई है गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। और इसका फॉर्मेट भी ऑलरेडी एसएससी ने दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ कि फॉर्मेट्स आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं। बट स्टिल कोई ऐसा डाउट है आपका रह जाता है तो प्लीज वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगेन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट डिटेल जो है मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करती हूँ। आगे चलेंगे, अब मैं आपको फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ कि फॉर्मेट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो ये मैंने एसएससी एमटीएस का खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दी हुई है कि आपके सर्टिफिकेट किस तरीके से होने चाहिए, आपको प्रेजेंट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटीज के सामने। तो जो भी कैटेगरी आप डालेंगे उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो प्लीज ठीक से डालना, क्योंकि वही कंसीडर की जाएगी, उसमें कोई चेंजेस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी जानकारी सारी यहाँ पे दी गई है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब हम लोग चलते हैं सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट की तरफ, क्योंकि फॉर्मेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैम फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कोई भी रैंडम फॉर्मेट मत लेके जाना, जो एसएससी ने प्रिस्क्राइब्ड किया है फॉर्मेट, प्लीज वही फॉर्मेट में अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 71 से आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उनका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये दिया गया है। सर्विंग डिफेंस पर्सनल्स के लिए, अगर कोई डिफेंस पर्सनल है उसको रिजर्वेशन चाहिए तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये सर्टिफिकेट है ये किसके लिए है, फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्मेट ये होने वाला है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एम्पावर टू इशू द कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट, वो कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो आपको इशू कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, तो ये सारी अथॉरिटीज हैं जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, अगर आप यहाँ पे ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ये होने वाला है। अगेन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वैलिड फॉर द ईयर किसका है, ये सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे आपको सारे दिए हुए, एक डिटेल नोटिफिकेशन उठा लेना, एसएससी सीजीएल का उठा लो, सीएचएसएल का उठा लो, एमटीएस जीडी, जिसका मन करे उठा लो, और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्रिपेयर करवा लेना। एंड आई होप कि सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस कर ली गई है। बट इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन की और जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। पेड कोर्सेज की जानकारी आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप एसएससी के द्वारा करवाए जाने वाले बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सीएचएसएल भी कर सकते हो, आप सीजीएल भी कर सकते हो, और कुछ केसेस में देखा जाता है कि कैंडिडेट जो है सीपीओ के फॉर्म्स भी फिल कर लेते हैं या फिर एमटीएस के भी करते हैं, तो आप हमारे एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 नहीं 6 नहीं ट्रिपल वैलिडिटी के साथ कोर्सेज दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है 18 मंथ्स के लिए। अगर आप एसएससी महापैक में एनरोल करेंगे जिसमें हर एग्जाम कवर किया गया है, तो इसका प्राइस आपको लगभग 2300 रुपए का पड़ेगा। बट उसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा, और कोड है Y989। तो जैसे आप ये कोड लगाएंगे Y989, अप्लाई करेंगे, आप 2309 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं।
इसकी जानकारी आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी और एक ही कोर्स में एनरोल करने से आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, नोट्स, सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। आई होप ये डिटेल नोटिफिकेशन का जो वीडियो है ये आपके लिए अच्छा रहा होगा एंड इसके अलावा अगर कोई और डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।